हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व। तो देखिए, आज की क्लास के अंदर एओडी का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व, मतलब किन्हीं भी दो कर्व के बीच आप एंगल किस तरह से फाइंड आउट करोगे वो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे पास एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व। अब इसमें क्या होता है कि दो इंटरसेक्टिंग कर्व हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, दो इलिप्स हो सकते हैं, दो पैराबोला हो सकते हैं, वन इलिप्स वन पैराबोला हो सकता है, दो सर्कल हो सकते हैं। तो आप कोई भी दो कर्व आपको दे दे और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनके बीच अगर आपसे एंगल फाइंड आउट करना पूछ ले तो आप किस तरह से एंगल फाइंड आउट करोगे वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो एंगल बिटवीन टू लाइंस के अंदर देखा था वो भी हमने क्या देखा था कि एक फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, इसका यूज करके हम किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल फाइंड आउट कर रहे थे। तो देखिए, अब हम इसकी थ्योरी समझते हैं कि किन्हीं भी दो कर्व के बीच अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए, कर्व अज्यूम करते हैं, सबसे पहले कोई भी कर्व रेंडम कर्व अज्यूम करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कोई एक कर्व अज्यूम करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। करेक्ट, ये कर्व अज्यूम कर लिया। दूसरा कर्व अज्यूम करते हैं y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। मान लो हमारे पास कोई दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स अज्यूम कर लो आप। ठीक है, ये कर्व हमारे पास y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। करेक्ट, ये दो कर्व हमारे पास, ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को भी आप नाम दे सकते हो, पॉइंट P है हमारे पास। मान लो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट P है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है। ठीक है, कोई भी दो कर्व हो सकते हैं। हमने दो रैंडम कर्व अज्यूम करे हैं जो कि हमारे पास है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। करेक्ट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अज्यूम कर लिया हमने कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x1, y1। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों कर्व के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर डायरेक्ट थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे ये थीटा फाइंड आउट डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे नहीं, ये थीटा कभी डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या वेरिएबल हो जाएगा। जबकि अगर हम दो लाइन के केसेस में देखें तो दो लाइन के केस में क्या होता था हमारे पास, ये दो लाइन थी हमारे पास। करेक्ट, इनके बीच एंगल फाइंड आउट करना होता था। तो ये मान लो थीटा था, तो यहाँ पे थीटा क्या था, कॉन्स्टेंट रहता था। तो हम आराम से थीटा फाइंड आउट कर सकते थे जब इसकी स्लोप m1 और m2 हमें पता हो। करेक्ट, या फिर फाइंड आउट कर लेते थे, वो जो डेटा गिवन होता था उससे हम m1 और m2 फाइंड आउट कर लेते थे। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला ये था tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम m1 और m2 की वैल्यू पुटअप करके ये थीटा फाइंड आउट कर सकते थे। अब इस केस में क्या करना है, जब हमारे पास दो कर्व हों, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। देखिए, यहाँ पे आप ये थीटा फाइंड आउट डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि हमारे पास P है, इसके ऊपर दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो किस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P के ऊपर। करेक्ट, ये टेंजेंट होगी। इस टेंजेंट को हम L1 मान लेते हैं या फिर T1 मान लेते हैं। करेक्ट, इसको T1 मान लेते हैं। ये हमारे पास T1 टेंजेंट होगी। करेक्ट, अब दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दूसरे कर्व पे y इक्वल टू जी ऑफ एक्स पे, और हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है हमारे पास। तो दूसरी टेंजेंट देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। देखिए, यहाँ पे हम y इक्वल टू जी ऑफ एक्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P के ऊपर। तो ये टेंजेंट कुछ इस तरह से आ जाएगी। करेक्ट, अब देखिए, अब इस केस में आप थीटा फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पे वो सेम केस बन गया जो एंगल बिटवीन टू लाइंस का था। यहाँ पे दो लाइन हो गई जो कि हमारे पास क्या है, T1 और T2 है। T1 और T2 दो लाइन है, इसको T2 मान लो, जो दोनों टेंजेंट है दोनों कर्व के ऊपर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। अब जो दोनों कर्व के बीच जो एंगल होगा वो इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल होगा वही एंगल इन दोनों कर्व के बीच होगा। करेक्ट, तो है हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से। ये मान लो ये थीटा है, ये एंगल थीटा है। करेक्ट, ये थीटा होगा, ना कि ये थीटा होगा। ये थीटा नहीं होगा। यहाँ पे थीटा क्या था, ये सबसे पहले हम देख रहे थे जब ये थीटा इन दोनों कर्व के बीच डायरेक्ट ले रहे थे। डायरेक्ट थीटा नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, सबसे पहले उनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उन टेंजेंट के बीच जो एंगल आएगा वो थीटा फाइंड आउट करेंगे। अब ये सेम केस बन गया और सेम फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं, यही फॉर्मूला। अब आप कहोगे कि यहाँ पे m1 और m2 है, तो m1 और m2 किस तरह से फाइंड आउट करते हैं,
ये हमें पता है इजीली। यहाँ पे मान लो इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं स्लोप इनकी? देखिए m1 स्लोप देखिए, m1 स्लोप देखिए, m1 स्लोप क्या आएगी? जो टेंजेंट t1 है उसकी स्लोप m1 है, और जो टेंजेंट t1 है वो कौन से कर्व के ऊपर टेंजेंट है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1, करेक्ट। तो ये हमारे पास m1 आ जाएगा। अगर इसी तरह से हम बात करें m2 की, तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? m2 जो टेंजेंट, m2 जो स्लोप है वो टेंजेंट t2 की है, और t2 टेंजेंट कौन से कर्व पे? y इक्वल टू जी ऑफ एक्स पे। तो जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1, y1, करेक्ट। यहाँ से हम m1 और m2 फाइंड आउट करेंगे बेटा। उसके बाद इन दोनों m1 और m2 का फॉर्मूला जो है, m1 और m2 की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आएगा, वहाँ से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे जो टेन थीटा है वो मॉडुलस के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस मतलब टेन थीटा जो है यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, करेक्ट। टेन थीटा जो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा? थीटा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल किस तरह से होगा? टेन थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो अब पहले क्वाड्रेंट में हम लेंगे तो यहाँ से थीटा क्या आएगा? एक्यूट एंगल आ जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा? एक्यूट एंगल आ जाएगा, करेक्ट। अब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ ले कि ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करो, किन्हीं भी दो कर्व के बीच, जो दोनों कर्व दे दे हमें, उन दोनों कर्व के बीच हमें बता दे कि ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करो, तो ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह से फाइंड आउट करोगे? पाई माइनस थीटा कर देंगे। जो हमारे पास ये थीटा आया था उसको पाई माइनस थीटा कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, करेक्ट। इतना समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पे हमने 3 स्टेप का फॉलो किया है, उन तीनों स्टेप को देखते हैं। बड़ा इजी है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है, दोनों कर्व हमारे पास इंटरसेक्ट करने चाहिए। अगर दो कर्व हमारे पास इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो बेटा आप एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो स्टेप्स को समझते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे स्टेप्स क्या है? यहाँ पे देखिए सबसे जो पहली स्टेप हमारे पास, उसको समझिए। सबसे पहला काम जो जरूरी है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है या फिर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे उन दोनों कर्व के बीच में। सेकंड क्या पॉइंट है यहाँ पे? सेकंड पॉइंट है जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उनकी स्लोप फाइंड आउट करो। जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उनकी स्लोप फाइंड आउट करो, ठीक है। स्लोप क्या ली? m1 और m2, ठीक है। उनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में क्या करना? फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। 3 इजी स्टेप में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट। इतना समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक से ज़्यादा पॉइंट के भी ऊपर हो सकता है। वो आगे देखेंगे कि एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर भी दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं कि मान लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि एक पॉइंट के ऊपर दोनों कर्व क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट P मान लिया, दोनों टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट कर ली और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। ये स्टेप्स है किन्हीं भी दो कर्व के बीच एंगल फाइंड आउट करने के लिए। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, उसको समझते हैं। इतना क्लियर, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, करेक्ट। अब देखिए, अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। नोट लगा के देख सकते हैं, यहाँ पे नोट लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे पहला नोट देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि हमारे पास किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइन या फिर किन्हीं भी दो कर्व के बीच एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने लिखा है टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं उनको समझते हैं, करेक्ट। देखिए
उसमें क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, यहाँ पे दोनों स्लोप क्या हो सकती हैं, m1 और m2 हमारे पास इक्वल आ जाए। मान लो कि दोनों स्लोप हमारे पास इक्वल आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मान लो m1 और m2 हमारे पास इक्वल आ गई पहले केस में, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो टेन थीटा आएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। करेक्ट, 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा जाएगा, हमारे पास जो थीटा आएगा, थीटा हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि किन्हीं भी दो कर्व जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके बीच जो एंगल आया वो 0 डिग्री आ गया। 0 डिग्री मतलब केस किस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का केस बनेगा कि दोनों कर्व कुछ इस टाइप से टच कर रहे हैं, एक दूसरे को इस टाइप से टच करेंगे, इस टाइप का केस बनेगा जब दोनों टेंजेंट की स्लोप हमारे पास इक्वल आ जाए, तो इस टाइप का कुछ केस बनेगा, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस समझते हैं। हमारे पास सेकंड केस अगर लें हम, यहाँ पे दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई, जो टेंजेंट की जो स्लोप है m1 और m2 का मल्टीप्लाई हमारे पास -1 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे -1 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर -1 आ गया, करेक्ट, यहाँ पे अगर -1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे -1 बन जाएगा, यहाँ पे -1, ये 0 बन जाएगा नीचे। ठीक है, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा। टेन थीटा इन्फाइनाइट का मतलब क्या होगा, थीटा जो आएगा हमारे पास, थीटा π/2 आ जाएगा। करेक्ट, थीटा π/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, π/2 एंगल आ गया। तो इसका मतलब अगर एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखना, अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, तो वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। मान लो इस टाइप का कुछ केस देख लो, आप दो कर्व हैं, एक कर्व कुछ इस तरह से है, करेक्ट, देखिए दो कर्व एज्यूम करते हैं, एक कर्व कुछ इस तरह से एज्यूम कर लिया और दूसरा कर्व एज्यूम करते हैं कुछ इस तरह से। करेक्ट, दो कर्व हमारे पास सेम मान लो, y इक्वल टू h(x) मान लो, y इक्वल टू m(x) मान लो सेकंड कर्व को। ठीक है, ये m(x) हो गया, ये h(x) हो गया। अब देखिए दोनों कर्व अगर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों कर्व यहाँ पे ये 90 डिग्री आ रहा है, दोनों ही 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो ये कर्व है ये क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व है। ये क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व है बेटा, ऑर्थोगोनल कर्व है। करेक्ट, एक कंडीशन और बन सकती है ऐसी कि अगर मान लो दो कर्व हमारे पास, ये कुछ दो कर्व हो गए हमारे पास, एक कर्व ये हो गया और दूसरा कर्व एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे क्या था, दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे थे। ठीक है, दोनों के बीच एंगल क्या था, 90 डिग्री था। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है, मान लो एक एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल जो है ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये ऑर्थोगोनल कर्व नहीं होंगे, नॉट ऑर्थोगोनल कर्व, नॉट ऑर्थोगोनल कर्व। करेक्ट, इस केस में, या फिर दोनों 90 डिग्री नहीं होंगे, उस केस में तो ऑर्थोगोनल होंगे ही होंगे नहीं। ठीक है, उस केस में तो नहीं होंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्व। तो यहाँ पे अगर दोनों जो टेंजेंट थी उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई हमारे पास -1 आ जाता है, तो थीटा क्या होगा, π/2 होगा। ऑर्थोगोनल कब होगा, जब जितनी बार भी कर्व आपस में कट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो कर्व होगा वो ऑर्थोगोनल कर्व होगा बेटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम किन्हीं भी दो कर्व के बीच एंगल फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उनके बीच एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, और वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अलावा हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उससे हम इन तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे, उनकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट की और फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। करेक्ट, तो यहाँ से हमारे पास थीटा, टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा फाइंड आउट करने के बाद थीटा आ जाएगा। करेक्ट, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से समझते हैं। करेक्ट, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फाइंड एक्यूट एंगल। अब हमने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, एक्यूट एंगल पूछ लिया। फाइंड एक्यूट एंगल, करेक्ट, बिटवीन कर्व्स y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos of x। दूसरा कर्व हमारे पास यहाँ पे क्या दे दिया, एक कर्व दे दिया y इक्वल टू sin x,
ठीक है, और दूसरा कर्व हमारे पास दे दिया एंड y इक्वल टू cos ऑफ x। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन से हमारे पास सारी इमेज थोड़ी क्लियर हो जाएगी किस तरह से दो कर्व के बीच एंगल फाइंड आउट करते हैं जब वो इंटरसेक्ट करते हैं। करेक्ट, तो देखिए यहाँ पे हमसे एक्यूट एंगल पूछा है, दोनों कर्व y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कोस एक्स। तो अब देखिए सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा तो हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम ग्राफ देख लेते हैं। वैसे ग्राफ ड्रॉ करने की कोई ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, पर ग्राफ से समझते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। करेक्ट, वाई इक्वल टू साइन एक्स का अगर आप किस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। वाई इक्वल टू साइन एक्स अगर आप कुछ इस तरह से आ जाएगा। करेक्ट, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, पीछे भी रहेगा 0 से अगर 2 पाई के बीच देख रहे हैं, मेनली हम क्या देख रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अगर y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें हम, तो y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। करेक्ट, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको लिख दो y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ हो गया, और ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। करेक्ट, अगर 0 से 2 पाई के बीच देखें, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये पाई है। करेक्ट, ये क्या है π/2 है। करेक्ट, ये यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, y की वैल्यू 1 है। करेक्ट, अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में। एक ये पॉइंट हो गया, करेक्ट, एक ये पॉइंट हो गया। मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q मान लो। करेक्ट, ये पॉइंट हमने क्या माना, P माना है। करेक्ट, दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कोस एक्स। अब देखिए, अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन देखते हैं हम, तो y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू ही कोस एक्स है, एंड y इक्वल टू हमारे पास क्या है कोस एक्स है। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स हो जाएगा। तो क्या आ गया, साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स आ गया हमारे पास। करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि टेन एक्स इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, टेन एक्स इक्वल टू 1 आ गया। करेक्ट, अब टेन एक्स इक्वल टू प्लस 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि पॉजिटिव 1 आ रहा है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, π/4 और 5π/4 आ जाएगी। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x ये लेके चलते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकालते हैं P पे। 5π/4 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, Q पे आ जाएगा। तो हम x π/4 P पॉइंट के ऊपर निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेम आप ऐसे ही Q पॉइंट के ऊपर भी निकाल के देख सकते हो। करेक्ट, तो आप P पॉइंट के ऊपर निकालते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट आ गया x इक्वल टू π/4, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है बेटा वो कितना आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है वो आया हमारे पास √2, π/4 आएगा, √2 नहीं आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, π/4 है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, π/4 है, π/4, √2 आ गया। करेक्ट, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आया है। करेक्ट, अगर हम बात करें Q की, यहाँ पे जब यहाँ पे कितना है, P आया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर Q की बात करें तो Q कितना हो जाएगा, 5π/4, 1/√2 हो जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट P के ऊपर। देखिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट P के ऊपर कुछ इस तरह से। करेक्ट, क्योंकि एंगल डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे।
अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए कि किस तरह से एक इमेज क्रिएट करना है कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम। तो ये टेंजेंट y इक्वल टू साइन एक्स पे ड्रॉ की, इसी तरह से y इक्वल टू कोस एक्स पे ड्रॉ करते हैं, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके P के ऊपर ही, ठीक है। इस एंगल को एज्यूम करते हैं, मान लो ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, ये थीटा है, तो हमें मेनली यही थीटा फाइंड आउट करना है, करेक्ट। ये अगर एक्यूट एंगल आता है, टेन थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वहाँ से पॉजिटिव आएगा, मतलब एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। अब सेकंड चीज़, इनकी स्लोप पता होनी चाहिए हमारे पास। मान लो y इक्वल टू साइन एक्स वाले की स्लोप क्या है m1, इसके ऊपर जो टेंजेंट है, और इसकी स्लोप क्या है हमारे पास m2 है, करेक्ट। अब m1 और m2 फाइंड आउट करते हैं, उसको देखिए। m1 जो स्लोप है y इक्वल टू साइन एक्स पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप है, तो m1 स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। साइन एक्स के ऊपर है हमारे पास स्लोप, ठीक है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिया एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, करेक्ट। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है हमारे पास, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास π/4, तो x की वैल्यू π/4 और y की वैल्यू 1/√2, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हैं, π/4 रखते हैं, करेक्ट। तो cos π/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। तो m1 जो आया हमारे पास कितना आ गया, 1/√2 आ गया, m1 कितना आ गया, 1/√2 आ गया, करेक्ट। अब m2 फाइंड आउट करेंगे, तो m2 भी सेम इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। m2 जो स्लोप है वो हमारे पास किसकी स्लोप है, y इक्वल टू कोस एक्स के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी स्लोप हमारे पास m2 है, तो m2 भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। m2 क्या हो जाएगा हमारे पास, m2 हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स कोस ऑफ एक्स, करेक्ट, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। अब देखिए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, P पे x कोऑर्डिनेट कितना है, x इक्वल टू π/4 है, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन है तो -1/√2, तो m2 जो हमारे पास आई है वो कितना आया, -1/√2, तो यहाँ से m2 कितना आ जाएगा हमारे पास, m2 जो आएगा वो आ जाएगा -1/√2। इतना क्लियर। m1 और m2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास बाकी है, हमें फॉर्मूले के अंदर m1 और m2 पुटअप करना है, करेक्ट। फॉर्मूला था हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, हमारे पास 1 प्लस m1 इंटू 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, हमारे पास ये फॉर्मूला था। m1 की वैल्यू कितनी आई है, 1/√2 और m2 की वैल्यू आई है -1/√2, ठीक है। तो ये वैल्यू पुटअप करते हैं, m1 हमारे पास 1/√2, m1 हमारे पास 1/√2, करेक्ट, और m2 हमारे पास -1/√2, करेक्ट। और टेन थीटा फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से टेन थीटा कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, m1 की वैल्यू पुटअप करते हैं 1/√2 माइनस -1/√2 प्लस 1/√2 हो गया, करेक्ट। m1 इंटू m2, तो 1 माइनस 1/√2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस है तो माइनस साइन आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा, और ये मॉडुलस के अंदर आ जाएगा। इतना क्लियर है, टेन थीटा आ गया हमारे पास। अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी, इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है। तो टेन थीटा इक्वल टू ये हो गया 2/√2, करेक्ट, ये 2/√2 है, नीचे कितना बचा 1/2, इसको अगर और सिंप्लीफाई करो तो √2, ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मॉडुलस के अंदर 2√2 आ गया। अब मॉडुलस के अंदर 2√2 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे मॉडुलस साइन को इग्नोर कर सकते हैं। तो टेन थीटा जो आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये जो टेन थीटा आया हमारे पास, ये कितना आ गया यहाँ पे, टेन थीटा जो आया हमारे पास वो 2√2 आ गया, और यहाँ से अगर हम थीटा देखें वो आ गया tan इनवर्स 2√2, करेक्ट, tan इनवर्स 2√2। तो हमसे एक्यूट एंगल पूछा था, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल,
ठीक है, ये एक्यूट एंगल आ गया tan इनवर्स 2√2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया, tan इनवर्स 2√2 आ गया। अगर आप हम देखें तो दोनों कर्व थे हमारे पास, ये दोनों कर्व थे हमारे पास y = sin x और y = cos x। तो यहाँ पे जो थीटा आया हमारे पास, थीटा कितना आ गया यहाँ पे देखिए, थीटा हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा = tan इनवर्स 2√2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। करेक्ट, सेम वही स्टेप हमें फॉलो करना, इजी है, टॉपिक ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे भी। अब देखिए किन्हीं भी दो कर्व थे, y = sin x था और y = cos x था, इनके बीच हमने एंगल फाइंड आउट करना सीख लिया कि किस तरह से एंगल फाइंड आउट करते हैं। आगे इसके ऊपर थोड़े टफ क्वेश्चन भी बनते हैं, उनको भी समझते हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, क्वेश्चन अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इफ a1x², इफ कर्व a1x² प्लस b1y² इक्वल टू 1, करेक्ट, एंड a2x² प्लस b2y² इक्वल टू 1, दो कर्व गिवन हमें, a1x² प्लस b1y² इक्वल टू 1 एंड a2x² प्लस b2y² इक्वल टू 1 आर ऑर्थोगोनल। ये कंडीशन हमें दे रखी है, आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। देन द रिलेशन between a1, a2, b1 एंड b2 ये हमें फाइंड करना। देन फाइंड कर लो यहाँ पे, देन फाइंड द रिलेशन, ये क्या है, देन फाइंड द रिलेशन, देन फाइंड, ठीक है। हमें यहाँ पे दो कर्व गिवन है, a1x² प्लस b1y² इक्वल टू 1, a2x² प्लस b2y² इक्वल टू 1। ये दोनों कर्व हमें क्या बोल रखे हैं यहाँ पे, ऑर्थोगोनल कर्व है, ठीक है। ये दोनों कर्व क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल कर्व है। तो हमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना वो a1 एंड a2, b1 एंड b2 के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, सेम प्रोसेस है। हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन दोनों कर्व के ऊपर, उनकी जो स्लोप आएगी उन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 होगा, करेक्ट, जो हमने पीछे देखा है। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे, यूज क्या करना है यहाँ पे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, करेक्ट। ये यूज करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए m1 और m2 फाइंड आउट करेंगे, तो m1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। मान लो ये इक्वेशन 1 लेते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा ही समझ लेते हैं। ये हमारे पास a1x² प्लस b1y² इक्वल टू 1 है, ठीक है, इक्वल टू 1 है, a1x² प्लस b1y² है, ठीक है, a1x² प्लस b1y² इक्वल टू 1 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। और a2x² प्लस b2y² इक्वल टू 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, करेक्ट। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें स्लोप का जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों जो कर्व है इनकी जो टेंजेंट आएगी उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई हमारे पास कितना गिवन है, -1 गिवन है, करेक्ट। तो -1 गिवन है, तो हम स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो समझते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 थी हमारे पास a1x² प्लस b1y² इक्वल टू 1 थी, करेक्ट। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, करेक्ट। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2a1x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस 2b1y dy बाई dx इक्वल टू 0 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जो दोनों कर्व एज्यूम करते हैं कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, वो किस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे करते हैं, एज्यूम किया है, मान लो लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, x, y है, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया। तो देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना इजीली हमें, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस a1x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन b1y, यही हमारे पास m1 हो जाएगा, करेक्ट। तो m1 आ गया। इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, m2 फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 2 थी हमारे पास a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर इक्वल टू 1 थी, करेक्ट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a2x, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस 2b2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, करेक्ट। यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे जो कि हमारे पास m2 हो जाएगा, वो m2 कितना होगा, यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स आ जाएगा एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y, वो आ जाएगा माइनस a2y अपॉन b2y, करेक्ट। ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया, और यही जो होगा हमारे पास एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y पे होगा, जो कि हमारे पास m2 आ गया, करेक्ट। इतना क्लियर है। अब जो कंडीशन हमें गिवन थी वो क्या थी, दोनों कर्व क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व है। इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों कर्व पे जो टेंजेंट होगी उनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, -1 के इक्वल आएगा, करेक्ट। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो यहाँ पे देखते हैं, कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, वो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी हमारे पास वो बन जाएगी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो ये इक्वल हो जाएगा a1x अपॉन b1y माइनस का a1x अपॉन b1y इंटू माइनस का a2x अपॉन b2y, a2x अपॉन b2y इक्वल टू -1, करेक्ट। ये कंडीशन बन गई हमारे पास, करेक्ट। तो ये कंडीशन से हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये हो जाएगा a1 a2 x स्क्वायर अपॉन b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखो तो आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर -y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये -y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -y a1 अपॉन a2 अपॉन b1 इंटू b2 के इक्वल आ जाएगा, करेक्ट। -y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हमारे पास आ गया a1 अपॉन a2 अपॉन b1 अपॉन b2 के इक्वल आ गया। अब देखिए एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें a1 a2 और b1 b2 के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से x और y भी गायब करना है, तो वो किस तरह से गायब करोगे, तो वो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से गायब करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से हम गायब करेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर x की वैल्यू 1 से निकाल के दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास कुछ रिलेशन मिल जाएगा। x और y को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 क्या है, a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल टू 1, और 2 क्या है हमारे पास, a2 x स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर इक्वल टू 1, करेक्ट। इनको क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर a2 माइनस a1, ठीक है, प्लस y स्क्वायर b2 माइनस b1, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, b2 माइनस b1 हो गया, करेक्ट, इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करना ही सीख रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ही है इसमें, ठीक है। तो कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे उसको समझ रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर A2 माइनस A1, करेक्ट, प्लस इक्वल टू कर देते हैं माइनस वाई स्क्वायर B2 माइनस B1 हो गया, ये B2 माइनस B1 हो गया, करेक्ट, B2 माइनस B1 हो गया। तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये कितना हो गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा A2 माइनस A1 अपॉन B2 माइनस B1। अब तो क्वेश्चन कुछ ईजी लग रहा होगा, करेक्ट, अब तो थोड़ा इजी बन गया, क्योंकि हमारे पास जो पहली इक्वेशन बनी थी वो ये आ रही थी, पहला रिलेशन A1 A2 अपॉन B1 B2। तो यहाँ पे इन दोनों रिलेशंस को देखते हैं, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना था, ये बना था हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो आया था वो कितना आया था हमारे पास, वो आया था A1 A2 अपॉन B1 इंटू B2, करेक्ट, ये क्या था, A1 A2 अपॉन B1 इंटू B2 था, करेक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं इन दोनों में, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को देखिए आप, यहाँ पे क्या सिमिलरिटीज लग रही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 अपॉन B2 माइनस B1 इक्वल टू A1 A2 अपॉन B1 इंटू B2, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, A2 माइनस A1, रिलेशन तो यहीं पे हो गया खत्म, मेनली क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया खत्म, करेक्ट। A1 A2 और B1 B2 के बीच रिलेशन हमारे पास आ गया यहाँ पे। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू A2, करेक्ट, A1 इंटू A2 आ गया। राइट हैंड साइड में मान लो ये हो जाएगा B2 माइनस B1 अपॉन B1 इंटू B2 हो जाएगा, करेक्ट। इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है यहाँ पे। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है यहाँ पे, देखिए ये आ जाएगा 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A2 इक्वल टू 1 अपॉन B1 माइनस 1 अपॉन B2 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया कि 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A2 इक्वल टू 1 अपॉन B1 माइनस 1 अपॉन B2 आ जाएगा, करेक्ट। तो इसके बीच जो रिलेशन आया, ये दोनों कर्व जो ऑर्थोगोनल है, तो A1 A2 और B1 B2 के बीच रिलेशन कितना आया हमारे पास, ये आ गया, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A2 इक्वल टू 1 अपॉन B1 माइनस 1 अपॉन B2, ठीक है। तो ये हम इस तरह से हम किन्हीं भी दो कर्व के बीच अगर एंगल फाइंड आउट करते हैं, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हमने समझ लिया, और किस तरह से उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि किन्हीं भी दो कर्व, जो हमारे पास दो कर्व होते हैं उनके बीच एंगल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जरूरी है हमारे पास वो दोनों इंटरसेक्ट करने चाहिए, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरसेक्ट करना चाहिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम किन्हीं भी दो कर्व के बीच एंगल फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। फिर इनके ऊपर हमने क्वेश्चन देखा, दो क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है, कि किस तरह से रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं A1 A2 और B1 B2 के बीच, और y इक्वल टू sin x और y इक्वल टू cos x के ऊपर, कि इन दोनों के बीच एंगल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो कर्व होते हैं वो हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, दो इलिप्स हो सकते हैं, दो पैराबोला हो सकते हैं, 1 इलिप्स 1 पैराबोला हो सकता है, या फिर 2 सर्कल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी क्वेश्चन आया गया आपके पास कि उन दोनों कर्व के बीच आपको एंगल फाइंड आउट करना है, या उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ ले, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किन्हीं भी दो कर्व के बीच एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।